Hello friends, I am Utsav Rathor and I welcome you all on my YouTube channel EduScoop. This is our geography lecture series in which we are discussing geomorphology, जिसमें हम लोग जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी के जो टॉपिक है हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस उस पर बात कर रहे हैं. दिस इज आवर 5th टॉपिक. इसके पहले हम लोगों ने 4 टॉपिक कंप्लीट किए हैं जिसमें हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ से बात स्टार्ट की थी. देन वी हैव स्टडीड द प्लेट टेक्टोनिक्स. 4 मेन थ्योरीज वी हैव स्टडीड इन दैट. Then we covered the earthquakes. After that we discussed a complete detailed topic of volcanoes. So then we have started in the last lecture geomorphic processes. ठीक है, एक लेक्चर जियोमॉर्फिक प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट जो है वो हो चुका है. दिस इज द सेकेंड पार्ट. अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and please share it with maximum people, those who are preparing for the exams or those who are your friends. So please share it with them. And for notes you can join our Instagram page. इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आपको नोट्स चाहिए इस लेक्चर के PDF फॉर्म में या जो हमारी दूसरी लेक्चर सीरीज चल रही है MPGK की, उसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे. सो यू कैन ज्वाइन दैट एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर फेसबुक पेज. इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर एनी डिस्कशन. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. और फॉर एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी डाउट और यू हैव एनी डिस्कशन, देन यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस गिवन email address. So now let's start today's lecture. Today we are going to talk about the endogenic forces. ठीक है, फर्स्ट लेट मी ब्रीफ यू अबाउट द लास्ट लेक्चर. लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस पे बात स्टार्ट की थी. देन वी हैव डिस्कस्ड द कंप्लीट जियोमॉर्फिक प्रोसेस. व्हाट इज जियोमॉर्फिज्म. उसमें फिर हमने जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो भी है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. किस फोर्सेस की वजह से जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो हो रही है. अगर दे आर टेकिंग प्लेस ड्यू टू द एंडोजेनिक फोर्सेस एंड दे आर टेकिंग प्लेस ड्यू टू एक्सोजेनिक फोर्सेस. ठीक है, तो आज जो है वो डिटेल्ड बात करेंगे हम इन्हीं एंडोजेनिक फोर्सेस पे. ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है, कैसे वर्क करते हैं, उनसे क्या क्या क्रिएट होता है, वो सारी आज डिटेल्ड बात जो है वो इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे. आज के जो मेन पॉइंट्स हैं डिस्कशन के वो हैं एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक मूवमेंट्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट. फिर उसके पीछे फोर्स क्या है. ठीक है, एंडोजेनिक मूवमेंट्स तो हो रहे हैं, बट व्हाट आर दोज एंडोजेनिक फोर्सेस व्हिच आर क्रिएटिंग दिस एंडोजेनिक मूवमेंट्स. देन वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोजेनिक मूवमेंट्स. दैट इज 2 पार्ट्स, डायस्ट्रोफिज्म एंड सडन मूवमेंट्स. फिर डायस्ट्रोफिज्म के कुछ सब पार्ट्स हैं एंड सडन मूवमेंट्स के कुछ सब पार्ट्स हैं, उन पे हम डिटेल्ड बात करेंगे. सो this is the chart of endogenic movements only. This is your endogenic movements or endogenic process. ठीक है, 2 मेन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज स्लो मूवमेंट्स. ठीक है, which takes place gradually and takes thousands of years to take place. They are known as diastrophism. दूसरी बात जो है वो है सडन मूवमेंट्स की, जिसमें 2 मेन आपके कैटास्ट्रोफिक फिनोमेनन्स आते हैं. फर्स्ट वन इज वोल्केनो एंड द सेकेंड वन इज अर्थक्वेक. सो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक, इन पे डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैं बना चुका हूँ. सो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग वो वीडियो देख सकते हैं. दीज आर द पार्ट ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेसेस, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देम आफ्टर द प्लेट टेक्टोनिक्स. तो अर्थक्वेक पे हमने एक पूरी डिटेल्ड बात की थी और उसके बाद वोल्केनिज्म पे भी 2 लेक्चर्स बनाए हैं मैंने. सो आप वो देख सकते हैं. आज जो है वो हम बात करेंगे इस साइड की, जो स्लो मूवमेंट्स हैं जिनको आप डायस्ट्रोफिज्म बोल रहे हैं, उन पे बात करेंगे. दिस डायस्ट्रोफिज्म इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. दैट इज वर्टिकल मूवमेंट्स व्हिच आर आल्सो नोन एज एपिरोजेनिक मूवमेंट्स, या जिनको आप कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग या लैंड बिल्डिंग मूवमेंट्स भी बोलते हैं. ठीक है, एंड द सेकेंड वन आर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स व्हिच आर नोन एज ओरोजेनिक मूवमेंट और माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट. ठीक है, अब इनसे कैसे कॉन्टिनेंट्स क्रिएट होते हैं, माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन इन द लेक्चर. फिर ये जो वर्टिकल मूवमेंट है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. दैट इज अपवर्ड इज ऑल्सो नोन एज अपलिफ्टमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इज नोन एज सबसिडेंस. ठीक है, ये अपलिफ्टमेंट और सबसिडेंस कैसे होता है ये भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे. और जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है विच इज नोन एज ओरोजेनिक मूवमेंट, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट वन इज फोर्स ऑफ कंप्रेशन एंड देन नेक्स्ट वन इज फोर्स ऑफ टेंशन. सो टेंशनल फोर्स क्या है या कंप्रेशनल फोर्स क्या है, कैसे लगता है और कैसे ये आपके लैंड स्ट्रक्चर को या आपके सरफेस को चेंज करता है अर्थ के, वो पूरी बात जो है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. दिस इज द सेम डायग्राम विच वाज द अर्लियर वन.
ये वाली जो साइड है सडन मूवमेंट्स वाली, वी हैव डिस्कस्ड अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म का जो लेक्चर है वो आप हमारी प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, देयर यू विल गेट इट। फिर जो है आज हम बात करेंगे दिस साइड, दैट इज एपिरोजेनिक एंड ओरोजेनिक मूवमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज द व्हाट आर एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, इनकी बात हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी, बट वी आर डीलिंग विथ कोर एंडोजेनिक फोर्सेस, सो लेट्स गेट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट। व्हाट आर एंडोजेनिक फोर्सेस? बेसिकली हमने बात इसकी समझी थी, एंडोजेनिक विच कम्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। ठीक है, इनसाइड द अर्थ, जो अर्थ के अंदर से आते हैं, और द फोर्सेस विच गेट्स देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। ठीक है, जो अर्थ के अंदर से इनिशिएट होते हैं या अर्थ के अंदर से क्रिएट होते हैं, उन्हीं को आप बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। देन दीज एंडोजेनिक फोर्सेस ब्रिंग्स वेरियस चेंजेस ऑन योर सरफेस, ऑन द लैंड सरफेस। जिस अर्थ पे आप रहते हैं, इन एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से बहुत सारे जो है वो चेंजेस क्रिएट होते हैं अर्थ सरफेस पे। सो hope you got the idea of endogenic forces, the forces which got their strength from inside the earth and plays a major and vital role in shaping the earth's surface are known as endogenic forces. Okay, this is your first line. Endogenic forces are those internal forces which derive their strength from the earth's interior and play a crucial role in the shaping the earth. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस के? द फर्स्ट वन आर माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, जिसकी हमने बात की, that is orogeny. Then continent building, that is epirogeny. और sudden movements में जो है वो earthquakes और volcanism. ठीक है, these two are the forces. Then endogenic forces are mainly the land building forces. ठीक है, I have already discussed it in the last chapter, what is land building and land wearing forces. So endogenic forces are land building forces. ठीक है, इनसे कोई ना कोई स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, माउंटेन्स क्रिएट होंगे, प्लेट्यूज क्रिएट होंगे, या और भी कोई स्ट्रक्चर क्रिएट होगा अर्थ सरफेस पे। वेयरएज जब एक्सोजेनिक की बात करेंगे, सो दोज फोर्सेस आर लैंड वियरिंग फोर्सेस, उनसे जब वो किसी न किसी फॉर्म में डिस्ट्रक्शन होता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस? सो इट इज बेसिकली द एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। द एनर्जी emanating from within the earth is the main force behind the endogenic geomorphic process. ठीक है, so we have already discussed the force which is coming from inside the earth. और इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट इज रेडियोएक्टिविटी, then rotational motion, then primordial heat. What is primordial heat? The heat which earth has due to its formation when the earth is separated from the nebula cloud. So जब formation हुआ earth का initially, और उसके बाद जो earth के अंदर एक गर्मी थी या जो heat वाला atmosphere था, वो earth अभी भी earth के inside में आपको मिल जाएगा। और ये भी आपको पता है, as we go inside the earth, the temperature is also increasing. So with that thing we have already discussed. Then the forces behind the endogenic movement. ठीक है, यहाँ पे जो है वो उन forces की डिटेल में बात करेंगे। देखिए, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी अ टाइम्स दैट ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट द कनेक्टिविटी एंड कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट, देन यू हैव टू कनेक्ट द थिंग्स। और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स में हैं। जैसे कन्वेक्शन करंट की मैं अभी बात करूंगा, तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी हम लोगों ने पूरी कंप्लीट डिस्कस किया। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो देख सकते हैं। देन प्लेट टेक्टोनिक्स पे जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है वो देख सकते हैं, क्योंकि लिथोस्फेरिक प्लेट्स की भी बात होगी। सो द होल जियोमॉर्फोलॉजी इज अबाउट कनेक्टिविटी, और उसी फॉर्मेट में मैंने आपको जो है वो चैप्टर्स पढ़ाए हैं। तो एक बार आप पूरा, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लेक्चर सीरीज को देखिए, सो विल अंडरस्टैंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज करूंगा आपके लिए। सो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है आपके कन्वेक्शन करंट। अब कन्वेक्शन करंट कैसे डेवलप हुए? ड्यू टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंस। बहुत बार मैं ये बात आपको बता चुका हूं, एज यू गो इनसाइड द अर्थ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड द डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। तो इसी की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो मैग्मा है एस्थेनोस्फीयर में, वो जो है वो मूव करने लगता है। जो मेंटल है वहां पे मैग्मा है या सेमिड जो विस्कस लिक्विड है, वो जो है वो मूवमेंट करने लगता है करंट के फॉर्म में, और उसी की वजह से जो है ये जियोमॉर्फिक जो अर्थ में फोर्सेस है वो डेवलप होते हैं। और उन्हीं की वजह से जो है वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स का भी मूवमेंट होता है। ठीक है, यू हैव अंडरस्टूड दिस। जिन लोगों ने लिथोस्फेरिक प्लेट समझ नहीं आ रहा है, मस्ट वॉच द वीडियो ऑन द प्लेट टेक्टोनिक्स, देन यू विल गेट द आइडिया ऑफ इट। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो कन्वेक्शन करंट आपके लिए करते हैं, इन कन्वेक्शन करंट की वजह से ही जो है वो डेस्टिनेशन और नेचर डिसाइड होता है एंडोजेनिक मूवमेंट्स का।
वो कैसे होता है? अगर आप कन्वेक्शन करंट थ्योरी आपने पढ़ी है, सो वी हैव डिस्कस द टू थिंग्स, दैट इज राइजिंग लिम ऑफ कन्वेक्शन करंट एंड फॉलिंग लिम ऑफ कन्वेक्शन करंट, ठीक है? तो कहाँ, जहां पर राइजिंग लिम होगा वहां पे अलग प्रोसेस होंगी, अलग फोर्सेस डेवलप होंगे, अलग स्ट्रक्चर क्रिएट होंगे, और जहां पर जो है वो अगर फॉलिंग लिम होगी तो वहां पे अलग स्ट्रक्चर क्रिएट होंगे। जैसे जहां पर राइजिंग लिम है वहां पे मिड ओशनिक रिजेस क्रिएट होती हैं, जहां पे फॉलिंग लिम है वहां पे ट्रेंचेस क्रिएट होती हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। यहाँ पे जो मेन बात है मैं जो इस लेक्चर के लिए कर रहा हूँ, द फोर्स बिहाइंड द एंडोजेनिक मूवमेंट, दैट इज कन्वेक्शन करंट इज द इंपॉर्टेंट फोर्स बिहाइंड इट, ठीक है? होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोजेनिक मूवमेंट। अब एंडोजेनिक मूवमेंट को जो है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है बेसिकली, फिर उनके कुछ सब पार्ट्स है वो हम डिवाइड करेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका डायस्ट्रोफिक मूवमेंट, जिसको आप स्लो ग्रेजुअल मूवमेंट बोल सकते हो, एंड द नेक्स्ट वन इज सडन मूवमेंट, ठीक है? सडन मूवमेंट में दो चीजें हैं आपके पास, वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक, ठीक है? इन दोनों पे तो जो वीडियो है वो मैं बना चुका हूं, यू कैन वॉच इट फ्रॉम द प्लेलिस्ट। अब डायस्ट्रोफिज्म क्या है? व्हाट इज डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है? तो डायस्ट्रोफिज्म इज द स्लो ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ अर्थ और द चेंज ऑफ सरफेस और द डिफॉर्मेशन दैट इज कॉज्ड ऑन द अर्थ सरफेस, बट इट इज वेरी स्लो, वेरी ग्रेजुअल, यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट, ठीक है? जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट लगातार बढ़ रही है, बट आप उसको ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि हाँ आज 2 मीटर बढ़ गई है या 4 मीटर बढ़ गई, यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट। बट सडन मूवमेंट की वजह से जो चेंजेस होंगे, जैसे अर्थक्वेक या वोल्केनिज्म की वजह से जो चेंजेस होते हैं, वो आपको बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाते हैं। सो डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स आर ग्रेजुअल एंड माइट स्ट्रेच फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है? डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स है वो बहुत ग्रेजुअल होते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इट विल टेक। देन ऑन द अदर हैंड सडन मूवमेंट्स आर वेरी इंस्टेंट, ठीक है? बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स को जो भी है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। द फर्स्ट वन इज एपिरोजेनिक मूवमेंट एंड द सेकंड इज ओरोजेनिक मूवमेंट। एपिरोजेनिक मूवमेंट को आप कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है? एंड दे आर ऑल्सो नोन एज वर्टिकल मूवमेंट, जिसमें इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो सब्सिडेंस एंड अपलिफ्टमेंट आर द टू मेन फीचर्स, और ओरोजेनिक मूवमेंट आर द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस और माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस विच आर ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है? इसमें भी दो चीजें होती हैं, फर्स्ट वन इज फोल्डिंग एंड द सेकंड इज फॉल्टिंग, ठीक है? यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। डायस्ट्रोफिज्म इज स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है? अब डायस्ट्रोफिज्म की जो डेफिनेशन है वो अगर आप एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू मस्ट रिमेंबर इट इन द 3 मार्क्स। 3 मार्कर में आपसे डायस्ट्रोफिज्म डायरेक्टली पूछा जा सकता है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हियर इज द डेफिनेशन। डायस्ट्रोफिज्म रेफर्स टू द डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट ड्यू टू डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स एंड इट इज अ स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस। और कौन कौन से मूवमेंट की वजह से चेंजेस होगा? तो फोल्डिंग, फॉल्टिंग, रैपिंग, दैट इज बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, ठीक है? ये सब क्या है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। All this process, what this process do? Either move, elevate or build up the Earth's crust, ठीक है? ये जो है ये आपका एनसीईआरटी का डेफिनेशन है जो सेकंड पार्ट में आपको दिख रहा है। This is written in your NCERT book. So all the process that move, elevate or build up the portion of Earth crust comes under the diastrophism, and these are very slow and gradual movement. Hope यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। Then next is what are included in diastrophism? Orogenic process and epirogenic process. Orogenic are also known as mountain building, and epirogenic are also known as land building or continent building, ठीक है? तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ओरोजेनिक इन्वॉल्व्स माउंटेन बिल्डिंग थ्रू सीवियर फोल्डिंग, ठीक है? और फॉल्टिंग, एनी ऑफ वन, ठीक है? फोल्डिंग या फॉल्टिंग में से कुछ भी हो सकता है। फोल्डिंग से जो है वो आपके फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होंगे और फॉल्टिंग से जो है वो ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएट होंगे। विल डिस्कस देम। और एपिरोजेनिक इन्वॉल्व्स द अपलिफ्टमेंट और द सब्सिडेंस ऑफ अर्थ क्रस्ट। सो व्हाट आर वर्टिकल मूवमेंट्स, और जिनको आप एपिरोजेनिक मूवमेंट्स बोलते हैं, वो क्या होते हैं? ठीक है, बेसिकली वर्टिकल मूवमेंट्स आर मेनली एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड प्लेट्यूज, ठीक है? जिनसे आपके कॉन्टिनेंट्स डेवलप होते हैं या प्लेट्यूज क्रिएट होते हैं, वो होते हैं आपके एपिरोजेनिक मूवमेंट्स, ठीक है? और इनके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट दे डोंट ब्रिंग एनी चेंज इन द हॉरिजॉन्टल रॉक स्ट्रेटा, ठीक है?
अब जब हम रॉक साइकिल पढ़ेंगे तो विल डिस्कस रॉक स्ट्रेटा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज योर अर्थ सर्फेस। तो उसके नीचे जो रॉक है वो ऐसी लेयर फॉर्म में मिलती है आपको, एक ये लेयर हो गई, दूसरी लेयर हो गई, तीसरी लेयर हो गई, एंड दीज लेयर्स आर नोन एज स्ट्रेटा। ठीक है, तो ये जो एपिरोजेनिक मूवमेंट्स है ये बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लाते हैं आपके लैंड या जो रॉक स्ट्रेटा है उसमें, क्योंकि देखिए अगर ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन है, अगर ये ऐसे जो है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो जिसका रॉक स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही सेम रहेगा। ठीक है, ये जो स्ट्रेटा है इट विल रिमेन सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब जैसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में कैसे रॉक स्ट्रेटा चेंज होता है विल डिस्कस। While they cause upliftment of content, they can also cause the subsidence. अभी upliftment और subsidence क्या है ये बात करेंगे। और बेसिकली एक इंपॉर्टेंट बात जो है वर्टिकल मूवमेंट्स से रिलेटेड, वर्टिकल मूवमेंट्स टेक्स प्लेस ऑन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, बेसिकली दे डोंट टेक्स प्लेस ऑन द प्लेट बाउंड्रीज। जब हमने प्लेट टेक्टोनिक्स की बात की थी तो वहां पे हमने बाउंड्रीज की बात की थी, दैट इज डाइवर्जेंट बाउंड्री और द कन्वर्जेंट बाउंड्री और द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो वर्टिकल मूवमेंट जो है वो प्लेट बाउंड्रीज पे नहीं होंगे, दे विल टेक प्लेस इनसाइड द बाउंड्रीज और विद इन द बाउंड्रीज, whereas the horizontal movements mostly takes place on the plate boundaries. ठीक है, this is an example of apirogeny, basically it is an example of isostasy. ठीक है, देखिए दिस इज योर क्रस्ट, ये आपकी क्रस्ट थी, अब इस पे जो है वो आइस जम गई है। ठीक है, दिस इज योर आइस, तो हल्का सा ये जो है इसका सबसिडेंस हो जाएगा। ठीक है, और जब ये बर्फ पूरी पिघल जाएंगी इट विल मेल्ट इट आउट, सो फिर ये जो है हल्की सी अपलिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एपिरोजेनी। एपिरोजेनी का और एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो मैं आपको समझाता हूं। जब हमने वोल्केनिज्म पढ़ा था, ठीक है, दिस इज योर वोल्केनो। ठीक है, अर्लियर दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है, यहां से जो है वो आपका मैग्मा जो है वो ऊपर आना स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां से मैग्मा ऊपर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है मैग्मा ऊपर आते आते कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेगा। ठीक है, या ये ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेगा। सो ये क्या हुआ है, ये अपलिफ्टमेंट हुआ है, बट दिस अपलिफ्टमेंट डज नॉट टेक्स प्लेस ड्यू टू एनी फोल्डिंग और फॉल्टिंग। सो इसी अपलिफ्टमेंट को आप क्या बोल सकते हैं, इट इज एन एपिरोजेनिक मूवमेंट। ये जो है ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है यहाँ पे, और ये दूसरों से ऊंचा है, मतलब दिस साइड और दिस साइड से जो है वो एक हाइटेड स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एपिरोजेनी, जैसे आपका डेक्कन प्लेट्यू क्रिएट हुआ है। ठीक है, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेट्यू, ठीक है, विच इज हायर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द रीजन। बट ये जो डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन है इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एपिरोजेनी। होप आपको एपिरोजेनी का वर्टिकल मूवमेंट समझ में आया होगा। और वैसे ही जब जो लैंड है वो सबसाइड हो जाए या थोड़ी सी अंदर की तरफ चल जाए तो इट इज नोन एज सबसिडेंस। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, दीज आर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स, और इट इज ऑल्सो नोन एज ओरोजेनिक मूवमेंट और माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है, अब बेसिकली ओरोजेनिक मूवमेंट जो है वो आपके मेनली आपको मिलेंगे प्लेट बाउंड्रीज पे, जहां पे भी आपकी प्लेट बाउंड्रीज हैं। हमने पढ़ा था 7 मेजर प्लेट्स आर देयर एंड सम माइनर प्लेट्स आर देयर। तो जहां पे भी प्लेट बाउंड्रीज है वहां पे आपके मेनली जो है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में भी दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट इज आपकी फोल्डिंग और फॉल्टिंग। ये क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट्स रीड इट आउट। Horizontal forces acts on the earth crust from side to side causes these movements, basically due to the plate movements. ठीक है, side to side because of either divergent movement, convergent movement or transfer movement. And the orogenic movement are also known as mountain building. Then a comparative study की अगर हम बात करें तो the vertical movements or the epirogenic movement does not bring any change in the horizontal strata of layer, horizontal strata of rocks, but these horizontal movements or the orogenic movements bring a lot of disruption or in the horizontal layer of strata. ठीक है, जो रॉक का स्ट्रेटा है, जो रॉक लेयर्स है, उनमें बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशंस क्रिएट हो जाते हैं।
नेक्स्ट इज प्लेट कन्वर्जेंस फॉर्म्स ओरोजेनिक बेल्ट्स, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जहाँ पे भी प्लेट बाउंड्रीज हैं, ठीक है, इधर वो कन्वर्जेंस हो या डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हो, वहां पे आपको ओरोजेनिक मूवमेंट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। ओरोजेनिक और माउंटेन फॉर्मिंग मूवमेंट्स एक्ट टेंजेंशियली टू द अर्थ सरफेस, ठीक है, ऑन द प्लेट बाउंड्रीज। फिर इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वन इज टेंशनल एंड अदर वन इज कंप्रेशनल, ठीक है। अब टेंशनल फोर्सेस क्या है या कंप्रेशनल फोर्सेस क्या है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली बात वही है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेंशनल एंड कंप्रेशनल। और दो इंपॉर्टेंट चीजें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से रिलेटेड है, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। अब फोल्डिंग तो मैं आपको इस लेक्चर में समझा दूंगा, बट फॉल्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो फॉल्टिंग वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द लेक्चर ऑफ अर्थक्वेक, जहां पे हमने नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की बात की थी, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की बात की थी। सो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा एक बार वो देख लें जरूर से, सो यू विल गेट द आइडिया कि फॉल्टिंग क्या है। सो फर्स्ट वन इज फोर्स ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशनल फोर्स क्या होता है, ठीक है। दिस इज वन प्लेट, अगर यहां से भी मूवमेंट जो है फोर्स इस तरफ लग रहा है एंड यहां से इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो इस प्लेट पे जो फोर्स लगेगा इट इज नोन एज फोर्स ऑफ कंप्रेशन और द कंप्रेशनल फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑफ कंप्रेशन आर द फोर्सेस विच पुश रॉक स्ट्रेटा अगेंस्ट अ हार्ड प्लेन फ्रॉम वन साइड और फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है। ये फोर्स जो है वो एक साइड से भी लग सकता है या दोनों साइड से भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, और इट मे बी लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। और जो कंप्रेशनल फोर्स है उससे जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उनको बोलते हैं आप फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। जितने भी मेजर माउंटेन रेंजेस हैं आपके वर्ल्ड में, हिमालयाज, रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, ऑल दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेशनल फोर्सेस। जिन लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा है उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के अगेंस्ट डाइवर्जेंट मूवमेंट कर रही है या कन्वर्जेंट मूवमेंट कर रही है और कैसे फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज द फोर्स ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। ये आपको दिख रहा है दोनों तरफ से जो है वो इस पे फोर्स लग रहा है और इसी की वजह से ये जो है बैंड क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस। और ये दो पार्ट्स के नाम याद रखिएगा, दिस अपलिफ्टेड पार्ट इज नोन एज एंटीक्लाइन एंड दिस subsided part is known as syncline. So this is example of force of compression. Now force of tension, ठीक है। अब टेंशनल फोर्स की बात हम कर लेते हैं थोड़ी सी। बेसिकली टेंशनल फोर्सेस जो हैं वो फॉल्ट की वजह से क्रिएट होते हैं, या आप बोल सकते हैं टेंशनल फोर्स की वजह से जो है वो फॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो टेंशनल फोर्स कैसे लगेगा, अब ये कोई स्ट्रक्चर है, इस पे इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है और इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है, तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे जो है वो फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। और इसी फॉल्ट की वजह से जो है वो मूवमेंट होगा, या तो ये अपलिफ्ट करेगा या ये ऐसे डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। बेसिकली हमने पहले फॉल्ट की बात कर ली थी, 3 फॉल्ट्स वी हैव डिस्कस्ड। अगर ऐसे कोई पार्ट है दिस, ये नीचे जा रहा है, सॉरी हाँ ये नीचे जा रहा है, सो दिस इज नोन एज नॉर्मल फॉल्ट, ये ऐसा ही है। और नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाए तो दिस इज रिवर्स फॉल्ट, ठीक है। और एक होता है आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो ये तीनों फॉल्ट की बात हम जो है वो अर्थक्वेक वाले उसमें कर चुके हैं। बेसिकली फोर्स ऑफ टेंशन की वजह से जो है वो फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं। और फोर्स ऑफ टेंशन कैसे लगता है, व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो दिस फोर्स इज नोन एज टेंशनल फोर्स। उस फोर्स की वजह से जो वो टेंशन क्रिएट होता है और उस टेंशन की वजह से जो है वो फ्रैक्चर्स या फॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं, और उन्हीं की वजह से जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। एवरीथिंग इज रिटन हियर, वी विल रीड इट आउट। फोर्स ऑफ टेंशन वर्क हॉरिजॉन्टली बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू लाइक इन दिस एंड इन दिस। Under the operation of intense tensional forces, the rock strata gets broken or fractured, ठीक है। Fractures create होते हैं which result in the formation of cracks or known as faults, ठीक है। The displacement of rock upward or downward from their original position along the fracture termed as faulting, ठीक है। ये upward, इसका downward movement या upward movement, इसी को आप क्या बोलते हैं, complete को faulting बोलते हैं। There are 2 kind of faults. अगर डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है तो इट इज नॉर्मल फॉल्ट, एंड अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है तो इट इज रिवर्स फॉल्ट। द लाइन along which the displacement of the fractured rock strata takes place is known as fault line, ठीक है। अगर यहां पे आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, so it is known as fault line.
फॉल्टिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेल नोन रिलीफ फीचर्स। दो रिलीफ फीचर्स इससे बनते हैं, रिफ्ट वैलीज और द ब्लॉक माउंटेन्स। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जो विंध्यन और सतपुड़ा माउंटेन्स के बीच में रिफ्ट वैली बनती है, सो दैट रिफ्ट वैली इज एग्जाम्पल विच इज नोन एज नर्मदा रिफ्ट वैली। ठीक है, सो एग्जाम्पल ऑफ दिस टेंशनल फोर्स जहाँ पे क्रिएट हो रहा है और उसी की वजह से जो है वो रिफ्ट वैली क्रिएट हो रही है। कुछ फेमस रिफ्ट वैलीज के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती और वैली ऑफ नाइल। कैसे आपका फोर्स ऑफ टेंशन क्रिएट होता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल से, डायग्राम से समझ लेते हैं। ये यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इसका डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल फॉल्ट। ठीक है, और यही होता है, यहाँ पे टेंशनल फोर्स क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे टेंशन क्रिएट हुआ, यहाँ पे टेंशन क्रिएट हुआ, और इस फॉल्ट की वजह से ये वाला जो रीजन है अर्लियर, पहले ये रीजन जो है वो इसके सिमिलर रहा होगा लाइक दिस, बट ड्यू टू टेंशन यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हुआ और ये वाला जो रीजन था इसने नीचे मूवमेंट किया, और अब ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, ये वाले जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये हो जाएंगे आपके माउंटेन्स, और ये जो बीच वाला रीजन हो जाएगा ये हो जाएगी आपकी रिफ्ट वैली। ठीक है, और इसका जो अपलिफ्टेड पार्ट होता है उसको बोलते हैं आप हॉर्स्ट, और इसका जो सबसाइडेड पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्रैबन। याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है, जब फोर्स ऑफ कंप्रेशन होता है तो उसका अपलिफ्टेड पार्ट होता है एंटीक्लाइन और उसका सबसाइडेड पार्ट होता है सिंक्लाइन, और जब फोर्स ऑफ टेंशन होता है तो इसका जो अपलिफ्टेड पार्ट है इट इज नोन एज हॉर्स्ट, और इसका जो सबसाइडेड पार्ट है इट इज नोन एज ग्रैबन। होप आज के लेक्चर में आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी आपको दिक्कत है लेक्चर में या कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और भी आप जो है वो कहीं भी पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे डाउट्स पूछ सकते हैं या आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट पूछ सकते हैं, दोनों का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग द अपडेट्स ऑफ अ फर्दर वीडियोज़। आप जो है हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए इस लेक्चर के तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।